नमस्कार, हिसार की न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं अमित कुमार। फिलहाल हम मौजूद है हिसार की पुरानी ऑटो मार्केट के विश्वकर्मा धर्मशाला में, जहां पर पिछले काफ़ी दिनों से लंगर सेवा चलाई जा रही है और यहां पर अभी अभी हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता पहुंचे हैं। तो आइए यहां पर उनके पहुंचने का क्या कारण है उन्हीं से जानते हैं और कुछ खट्टे मीठे सवाल भी करेंगे उनसे। आइए बने रहिए। सर, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका आज हिसार के न्यू ऑटो मार्केट और पुराने ऑटो मार्केट में। आप सबका भी मैं आप सभी चैनलों के माध्यम से आपका अभिनंदन करता हूं, पूरी जनता का अभिनंदन करता हूं और यहाँ की जो टीम लगी हुई है इन अन्नदाताओं का भी मैं स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। सर, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या विशेष कारण है? देखिए, मैं कल भी गया था और कल मैंने जो कोविड सेंटर 500 बेड का था वहाँ मैं गया था और आज मैं अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में गया था। वहाँ लगभग 18 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रदेश की टीम ने भेजे हैं। तो उनका उपयोग किस तरह से पूरे शहर में जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके लिए हो, एक किस्म से ऑक्सीजन बैंक की बात थी। मैं वहाँ गया था। मैं गुप्ता ऑक्सीजन गैस एजेंसी है, मैं वहाँ भी गया था। मैंने वहाँ देखा कि किस तरह से गैस और कितनी बन रही है। उसमें लगभग 10 मीट्रिक टन का मतलब लगभग 1200 सिलेंडर गैस रोज़ बनती है। तो पूरे हिसार की जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो लगभग 25 मीट्रिक टन है, यानी कि लगभग 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर जो बड़े वाले हैं जिनको डी टाइप कहते हैं उनकी आवश्यकता है। और वो आवश्यकता भगवान की कृपा से आप सबके सहयोग से हम पूरी कर रहे हैं। आज हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है। और रही बात, मैंने देखा वहाँ जो कोविड सेंटर है वहाँ पर आपकी संस्था या शायद राधा स्वामी की संस्था, वो लोग इस तरह से भोजन लेकर वहाँ के लोगों के लिए आ रहे थे। तो पूरे देश की, पूरे शहर की जो जनता है और जो इस तरह के जो समाज सेवी हैं, निस्वार्थ भाव से ये यहाँ ब्रेकफास्ट भी बनाते हैं, ये लंच भी बनाते हैं और ये डिनर भी बनाते हैं। और लगभग पूरे शहर में, चाहे वो कोविड के मरीज़ हों, चाहे वो कोविड के मरीजों के साथ जो उनके साथ आए हैं वो हों, चाहे वो हॉस्पिटल में ठहरे हों, चाहे वो आइसोलेशन सेंटर में ठहरे हों और चाहे वो किसी धर्मशाला में ठहरे हों, उन सब को खाने पीने की कोई कमी ना हो, ये साधुवाद के भागीदारी हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि हमारे शहर में, और वैसे तो हमारी जानकारी में पूरे हरियाणा में ये इस तरह की बहुत सारी जो NGOs हैं वो इस तरह के बड़े जो धर्मार्थ के काम हैं वो कर रहे हैं। और मैं यहाँ आकर मैंने देखा इनका बड़ा साफ़ सफाई से जो भोजन बना हुआ है और जिस तरह से प्लेटों में डालकर, इसमें प्लेट्स को ढककर और थैले में डालकर और प्रॉपर तरीके से समाज के हर वर्ग के आदमी को ये भगवान का प्रसाद समझकर सबको दे रहे हैं, ताकि कोई भी इस शहर में इस वैश्विक महामारी में भूखा ना रहे। ये बहुत उत्तम बात है और बड़ी ये खुशी की बात है कि एक दैविक आपदा आई है, उस आपदा का हम सब लोग बहुत अच्छे से मुकाबला कर रहे हैं। विधायक जी, अभी जो हाल ही में कोरोना योद्धा को हिसार परवीन प्रधान जो नगर निगम से हैं, बात ये आ रही है कि बेड की कमी ना होने के कारण उन्हें दर दर भटकना पड़ा। इस बारे में आप क्या समझाएंगे? देखिए, आपकी बात सही है। हफ्ते पहले, अब तो ये स्थिति नहीं है, हफ्ते पहले ये स्थिति कुछ दिन के लिए आई थी जिसमें ऑक्सीजन की कमी भी हुई और जिसमें बेड्स की भी मारामारी हुई। लेकिन ये कुछ चीज़ें स्वाभाविक होती हैं। एकदम से जब वैश्विक आपदा या कहीं सुनामी आ जाए, या मैं
कहूँ कि एकदम से अनएक्सपेक्टेड लोड बढ़ जाए तो इस तरह की कुछ घटनाएं हो सकती हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने प्रयास किया है कि उन जो ये इस तरह की घटनाएं हैं वो ना हों, और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी ने यहाँ पर 500 बेड का हॉस्पिटल शुरू किया। तो ये सब इसीलिए क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो नॉर्मल, जैसे एक घर में भी मान लो 3 या 2 टॉयलेट होते हैं और उसमें अगर 10 लोग रहें और उसमें 10 मेहमान आ जाएं और 20 के 20 को अगर डायरिया लग जाए तो थोड़ा सा अनमैनेजेबल काम हो जाता है इसमें। और कोई ऐसा इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा कभी नहीं होता कि उस घर में 10 या 20 टॉयलेट बनाए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसमें कोई शक नहीं, और इस तरह की कोई घटना हो भी सकती है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन सरकार के नाते और हम सब लोगों के जो प्रयास है उसके नाते हमने ऑक्सीजन को भी पूरा करने का काम किया है। हमने जिंदल साहब की जो फैक्ट्री है उसमें 250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनती है, लेकिन वो गैस में बनती है। उस गैस को हम सिलेंडर में डालकर कहीं ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसकी एक युक्ति निकाली माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि उसके पास ही एक जगह देखी जिंदल मॉडर्न स्कूल, और उस स्कूल को हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया और वहाँ से पाइप में वो गैस वहाँ ले गए। अब ये ज़रूरत है ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो ज़रूरत है वो आविष्कार की जननी है। तो हमने एक तरीका निकाला, लेकिन अब उस तरीके के निकालते निकालते कुछ लोगों को अगर कोई सहायता नहीं मिली तो वो बड़ा संवेदना का विषय है, दुखदायी विषय है। आपने 2 से 3 बार उन 500 बेड के हॉस्पिटल का जिक्र किया, लेकिन अभी हाल ही में उसी अस्पताल में कुछ लोगों की मृत्यु उस अस्पताल में असुविधाओं के कारण हुई है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। वो कहाँ तक मैं देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि वो 500 बेड का हॉस्पिटल है, अभी उसमें शायद 2 ब्लॉक शुरू किए हैं और उसमें आईसीयू व वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, ठीक है ना। उसमें हम 85 से ऊपर की ऑक्सीजन के मरीज उसमें एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद भी उसकी ऑक्सीजन डाउन जा सकती है। अगर वो ऑक्सीजन डाउन जाएगी तो हमें उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। अब वहाँ पर मान लो 2 या 3 डेथ अगर ऐसे हो जाएं या ज़्यादा भी हो जाएं, तो आप ये देखिए कि अगर वो अस्पताल ना होता तो वहाँ 200 मरीज गए, 200 में से मान लो 5 को जो रिक्वायर्ड चीज़ थी वो नहीं मिली और वो भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन अगर वो हॉस्पिटल ना होता तो उस 200 में से शायद 50, 60, 70, 80 जा सकते थे। तो प्रश्न इस बात का, आपकी बात एक तरह से आपने जो प्रश्न पूछा वो ठीक पूछा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई चीज़ बुरी होती हैं, अनएक्सपेक्टेड होती हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अगर वो हॉस्पिटल है और वहाँ 200 मरीज आए, हमने सबको ऑक्सीजन लगाई और उसमें से 5 में हमें सफलता नहीं मिली, तो 195 को हमने सफलता दी। लेकिन अगर वो हॉस्पिटल वहाँ ना होता तो शायद 195 में से और 10, 20, 30, 40 भी जा सकते थे। और जो डेथ होती हैं, अब उसमें तो 5 या 6 डेथ हुई होंगी, लेकिन अगर आप अग्रोहा में जाएंगे तो वहाँ 50 वेंटिलेटर हैं। वहाँ तो 50 पेशेंट पे आपको 10, 11, 12, 13, 14 की डेथ मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ गए सीरियस लोग। तो इसलिए जिस भी हॉस्पिटल में जो लोग जाते हैं, अब मेडिकल कॉलेज का डेथ रेट सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ मरीज जो है आरएमपी ने देखा, उससे नहीं सुधरा तो वो शहर में आ गया, फिर शहर में भी सुपर स्पेशलिटी ने देखा, वो किसी बड़े हॉस्पिटल में चला गया। उस बड़े हॉस्पिटल से वो पेशेंट जब रोहतक जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि उसका रिजल्ट कोई बहुत अच्छा होने वाला बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये स्वाभाविक, जो आपने बात कही है वो फैक्ट है, मैं उसको फैक्ट को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन केवल हम वो एंगल देखें। जैसे मैं थोड़ी देर पहले इनको बता रहा था कि पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या 780 करोड़ है और 780 करोड़ में जो डेथ रेट है वो 10 लाख के पीछे 4400 है। पूरे वर्ल्ड का 780 करोड़ का जो डेथ रेट है, लगभग 33 लाख डेथ हो गई, तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो 10 लाख पर 4400 का है। और अमेरिका का 33 करोड़ है पूरी संख्या, 6 लाख की डेथ हुई है वहाँ।
वहाँ अगर 10 लाख पर देखते हैं हम तो 1808 का डेथ है, यानी कि वर्ल्ड का 4400 का फिगर। और अमेरिका जो कि डेवलप्ड कंट्री है, विकसित कंट्री है, जहाँ हर चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो हमसे 100 गुना बढ़िया है, लेकिन वहाँ पर डेथ कितनी हुई? 1808। अब मैं इंडिया का आंकड़ा आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। इंडिया में लगभग 2.5 लाख डेथ हुई और जो 10 लाख का आंकड़ा है वो 206 का है, यानी कि इंडिया में 10 लाख पर 206 डेथ, हरियाणा में 10 लाख पर 244 डेथ, हिसार में 10 लाख पर 400 डेथ और अमेरिका में 10 लाख पर 1808 और पूरे वर्ल्ड में 10 लाख पर 4400। तो हमारा इंडिया, हमें वो जो 4-5 डेथ नज़र आई तो यहाँ पर हम पैनिक के रूप में उसको बात करते हैं कि ये तो यहाँ की मैनेजमेंट खराब है, फलाना है, दिखड़ा है। लेकिन अगर आप आंकड़े पर जाएंगे तो हिंदुस्तान विकसित देश ना होते हुए भी हमारा जो डेथ का आंकड़ा है वो 10 लाख पर 206 है। और अगर मैं डेथ रेट बताऊं तो 0.9% है, जबकि वर्ल्ड का जो डेथ रेट है वो 2.2 या 3%। हाँ, तो फिर भी मैं मानता हूं कि अच्छाई की कोई सीमा नहीं होती। हम जितना भी हम कर रहे हैं उससे और अच्छा भी कर सकते हैं, उससे भी और अच्छा कर सकते हैं, उससे भी और अच्छा कर सकते हैं और उसकी ओर हम अग्रसर हैं। एक सवाल था मेरा कि 500 बेड का जो हॉस्पिटल बनाया गया वो जिंदल ग्रुप के जगह पर बनाया गया और वहाँ पर ऑक्सीजन देने वाला भी जिंदल ग्रुप है, लेकिन जब उसका उद्घाटन होता है तो कहीं पे भी जिंदल ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर नहीं दिखाई दी। ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने उन्हें शाबाशी देते हुए नजर आए, ना ही कोई जिक्र करते हुए। तो कोई बात नहीं, मैं आज आप सबके सामने बधाई देता हूँ जिंदल ग्रुप को कि जिंदल ग्रुप ने भारतीय अपने हरियाणा सरकार को और इस कोविड के जो वैश्विक महामारी है इसके समय में अपनी ज़मीन भी दी, ऑक्सीजन भी दी और ये बड़े एक धर्म का काम किया। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी विधायक जी, एक बात और निकल के आ रही है, जो इनोग्रेशन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर कट्टर जी ने किया 500 बेड का जनरल मॉडल स्कूल को, एक विवादित हो गया, किसान वर्सेस पुलिस देखा गया और बात आमजन आज ये कह रहा है क्या ये वर्चुअल नहीं हो सकता था? क्योंकि सरकार ही एक नारा देती है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मगर अगर वर्चुअल होता तो ये विवाद ना होता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं भी आपदा आती है, कहीं भी, चाहे वो बाढ़ की हो, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, तो जब स्टेट का मुखिया जाता है ना, अगर मुखिया वहाँ ना जाए तो हम ही लोग कहेंगे कि मुखिया ने एयर कंडीशन रूम में बैठकर और वहीं से सारा हुक्म चला दिया। जब वो साइट पर जाता है तो अनेक प्रकार की जो तैयारियां होती हैं, वो जब मुखिया जाता है तो मुखिया के जाने से वहाँ की तैयारियों में उसका फर्क पड़ता है। और मुखिया घर में बैठा रहे, ये बात अच्छी है क्या? जब वो यहाँ आए 17 दिन पहले तो वो सारा देख कर गए, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो उनको वहाँ भी मिल जाती, लेकिन क्यों आए? अपने आप को डेंजर में डालकर आए ना। हॉस्पिटल के उद्घाटन में भी वो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, वो सब ये कह देते कि दूर बैठे बैठे आ गया, यहाँ आते हुए के डर लगा था। तो ये बात नहीं होती है। जब मुखिया आता है, अब मैं यहाँ आया हूँ, मैंने यहाँ आकर कुछ किया नहीं है, लेकिन मैं यहाँ का विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, सब लोगों को ऐसा एक अपनापन लगता है। मैं ऑक्सीजन सिलेंडर में वहाँ गया, मैंने कुछ किया तो नहीं है ना, लेकिन वो जो ऑक्सीजन गैस चला रहा है उसको इस बात का थोड़ा लगा कि भाई हाँ, हमें कोई पूछने वाला है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये लोगों में उत्साह पैदा करती हैं। और मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, अब मुख्यमंत्री जी के साथ कितने लोग थे मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैं था, गंगवा जी थे, भियाना जी थे और जिला अध्यक्ष जी थे, शायद 2 हमारे महामंत्री थे, यानी कि टोटल बीजेपी के 13, 14, 15 लोग से ज़्यादा नहीं थे। अब वहाँ का स्टाफ, वहाँ अब 144 धारा लगा दी, डीसी राउंड लेगा तो उसके साथ हजारों सैकड़ों पुलिस वाले होंगे कि नहीं होंगे। अब आप ये कहें कि उन्होंने तो जी 144 धारा तोड़ दी,
तो कुतर्क अगर करना हो तो ये सब चीज़ें चल सकती हैं, लेकिन अगर आप इसकी ओरिजिनलिटी में जाएंगे तो मैं समझता हूं कि ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी। वो यहाँ आए, उनके आने से उन्होंने यहाँ पर असेसमेंट भी की भी क्या कमी है क्या नहीं है। वो अब एक टेंट से दूसरे टेंट में हम जा रहे थे तो उस रास्ते में मक्खियाँ बहुत थी, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा भी ये मक्खियों का इंतजाम करो। अब ये वहाँ बैठे ये बात हो जाती क्या? तो फिर कई चीज़ें हैं, जब इनको ये पता लगा कि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो वो स्पीड से काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, तो ये इन सब चीज़ों का भी अंतर होता है। पिछले 16 मई को हिसार में जो कुछ हुआ किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच में, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करना लोकतंत्र में अधिकार है, सबका अधिकार है। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा कि वो कानून ठीक हैं या गलत हैं। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक रखा है। अब मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर उद्घाटन करने, अब वो वहाँ मुख्यमंत्री जी जा चुके थे, उसके बाद वो लोग वहाँ गए। अब वहाँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, दुखदाई है, हमें भी उसका दुख है, नहीं घटनी चाहिए थी। अब वो किन परिस्थितियों में घटी ये तो कोई इंक्वायरी बता सकती है। मैं एकदम से कहूँ कि वो गलती पर थे या हम गलती पर हैं या पुलिस गलती पर है। कई दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन होता है और जहाँ भीड़ होती है तो वहाँ क्या है कि वो भीड़ अगर ठीक भी जा रही हो और उसमें एक आधा भी अगर बदमाश हो तो वो पूरे माहौल को बिगाड़ कर और वहाँ जो अनिच्छित बातें हैं वो वहाँ हो जाती हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 6 दिन हो गए इस घटना को और आपको इस मामले की पूरी जानकारी नहीं, जानकारी है, लेकिन फिर भी जो इंक्वायरी होती है वो एक एक चीज़ की तह तक जाती है, वो जानकारी मुझे नहीं है। जी विधायक जी, एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे कि बीजेपी सरकार कहीं कह रहे हैं योगदान पूरा दे रही है, यानी तो योगदान दे रही है, आपदा से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। क्या आपको लगता है आम जन भी उतना योगदान दे रहा है? काफ़ी योगदान दे रहा है। देखिए, लॉकडाउन लगा, हमारे यहाँ हिसार की जो मृत्यु की जो संख्या, जो पॉजिटिव केसेस की संख्या थी एक दिन की, वो 1600, 1700, 1800 तक चली गई थी। अब वो 450 पर आ गई है या 500 पर आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन का असर तो इसमें है ही, और असर है तो लोगों ने सहयोग दिया, इसीलिए असर रहा होगा। जी अंत में हाँ बोलिए। कोरोना की दर की अगर बात करें तो जिस तरीके से टेस्टिंग बढ़ाई गई, तो एक बार कोरोना के जो पॉजिटिव केसों की संख्या काफ़ी ज़्यादा, मतलब 1000+ आने लगी थी। अगर आज की बात करें तो परसों 682 के करीब संख्या थी और वो घटकर कल 482 थी। तो जो कोरोना के समय में लॉकडाउन की जो तपस्या लोगों ने की है उसका फल अभी हमें मिल रहा है। हाँ। लेकिन क्या व्यापारी वर्ग के लिए भी सरकार कुछ कर रही है? क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान जो हमारा है वो व्यापारी वर्ग है। आपकी बात ठीक है कि लॉकडाउन कोई शौक से नहीं लगाया गया। कोई आदमी घर में बीमार हो जाता है और मेन वर्कर बीमार हो जाता है और वो सरकारी नौकरी पर है तो वो छुट्टी लेता है कि नहीं लेता, और उसको ज़्यादा बीमारी हो जाए तो वो लंबी छुट्टी भी लेता है, और उसकी छुट्टियां ख़त्म हो जाएं तो भी उसको छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, तो उसको नुकसान तो होता है। तो जब देश बीमार होता है और तो देश के लोगों को नुकसान तो होता ही है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। हिसार की जनता से किस तरह से सहयोग मांगना है? मैं यही कहूँगा कि डटकर मुकाबला करें, मास्क लगाएं, मास्क में नाक और मुंह, जैसे मैं आपको बताता हूँ सही तरीका ये है। चश्मे वाले जो हैं वो इसको नाक पे नीचे कर लेते हैं, वो इसलिए कर लेते हैं कि वो धुंध जो है वो कई दफ़ा इसको आती है, तो उसका तरीका ये है कि इसको थोड़ा ऊपर करके और इस चश्मे की डंडी जो है वो इसके साथ दबा दो, तो फिर ये चश्मे पर भी धुंध नहीं आएगी। बार बार हाथ धोएं, डिस्टेंसिंग का पालन करें और जितना कम से कम हो घर से निकलें। तो दीजिए, हिसार की जनता को क्या कहना चाहिए? आज जिस तरह से जनता के बीच में हिसार के विधायक आए, सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। हिसार की जनता की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते डॉक्टर साहब घूम रहे हैं, इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। और सबसे ज़्यादा
हिसार की जनता खुद विधायक जी के साथ लगकर सेवा भाव से लगी हुई है। सभी जनता से ही अपील है कि जो इस लायक हैं, सेवा करने लायक, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जिस तरह से डॉक्टर साहब कल हॉस्पिटल में गए, ऑक्सीजन प्लांट देखने गए, इन्होंने वहाँ पर बोला स्टाफ के लोगों को भी कि किसी भी तरह की कोई कमी हो तो विधायक के नाते आप हमसे संपर्क करें। जनता से भी आह्वान है कि अगर इस तरह की कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, समाज के लोग और मीडिया भाई भी लगे हुए हैं, संपर्क करेंगे। एक भी मरीज को अनदेखा नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग यहाँ पर आए, विधायक जी की बात सुने। हमारे साथ रामचंद्र जी हैं, हमारे विधानसभा देखते हैं। विकास जैन है, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, और बंटी गोयल जी हैं। आप अपने पूरी टीम का परिचय जी। मुहिम चल रही है निःशुल्क खाना वितरण की। ये हमारे प्रधान जी है राजकुमार वर्मा, ये हमारे कौशल जिंदल हैं प्रबंधक जी, और वो हमारे मेंबर हैं भगतराम जी जो सेवा कर रहे हैं, और ये हमारे खंडेलवाल मोटर स्टोर से हैं जी, ऑटो मार्केट के मेंबर हैं हमारे एसोसिएशन के। चलिए सर, मेरा निवेदन है आपसे कि एक एक ग्राही जरूर खा कर जाए। हाँ, ये भगवान का प्रसाद समझ कर खा। सर बिहार के अंदर 2 वाइट फंगस के मामले सामने आए हैं, उसको लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है। जैसा कि आपने जाना कि आज हिसार ऑटो मार्केट के अंदर ऑटो मार्केट एसोसिएशन, ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा जो है लगातार कोविड मरीजों को व उनके परिजन को जो है लंगर की व्यवस्था की जा रही है। वहां पर व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के लिए, व्यवस्थाओं को की रूपरेखा जानने के लिए हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता यहां पर पूछे थे, और आज हमारी टीम ने उनसे कुछ खट्टे मीठे सवाल जो आप लोगों के ही थे उनसे जाने, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जवाब भी दिया। तो वीडियोज़ का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, तब तक के लिए देखते रहिए हमारी इसी तरह की अपडेट हिसार की। तब तक के लिए लेता हूँ इजाज़त, धन्यवाद।